शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पटना में 2 घंटे से जारी पुलिस ऑपरेशन खत्म हो गया है। पटना पुलिस ने एक घर में छिपे 4 बदमाशों को पकड़ लिया है। पटना के एसएसपी ने बताया कि कुछ बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। जमीन विवाद में फायरिंग हुई थी, जिसके बाद ये बदमाश एक घर में छिप गए थे। देखिए ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं तब जबकि ऑपरेशन जारी था। पटना के कंकड़बाग इलाके में एक रिहायशी इमारत में 4 बदमाश घुस गए थे, जहां पर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया। कमांडो यहां पर पहुंचे, एसटीएफ की टीम यहां पर थी और आसपास के थानों की पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद देखिए किस तरह से इन बदमाशों को इस इमारत से बाहर निकाला गया। हालांकि पटना एसएसपी का यह कहना है कि कुछ बदमाश यहां से फरार भी हो गए हैं। अभी 4 लोग डिटेन करके गए हैं, पूछताछ किया जा रहा है। जितने भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उसका निकाला जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है। अभी स्थिति सामान्य है। रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष गया था। उसके सत्यापन में जब पुलिस आई यहाँ पर तो अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई। चूँकि ये बिल्डिंग में कई सिविलियंस भी थे तो पुलिस को बहुत ही सजग तरीके से और कारगर तरीके से कार्रवाई करनी थी। देखिए अरसे बाद पटना से, बिहार से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बदमाशों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और उनकी धरपकड़ की गई। पटना पुलिस जब घर में घुसे 4 अपराधियों को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उस वक्त मौके पर मौजूद टीवी9 संवाददाता रुपेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन अब यहाँ पे समाप्त हो गया है। जो पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बाहर निकल गए हैं और किसी भी वक्त देखिए ये 4 अपराधी जो हैं, इन 4 लोगों को ये यहाँ पर तो ये स्थिति है यहाँ पर और ये एक को गिरफ्तार करके ये दूसरा क्या नाम है तुम्हारा? तो देखिए ये 2 लोगों को फिलहाल यहाँ से निकाला गया है। यहाँ पर आप देखिए 2 लोगों को यहाँ पर अंदर, यहाँ पर पुलिस की टीम यहाँ पर अंदर ले जा रही है। वो देखिए जिप्सी में बिठा करके उनको आनन फानन में अंदर बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स लगाया गया है। देखिए ये और 2 लोग यहाँ पर 2 लोगों को और यहाँ पर गिरफ्तार करके यहाँ पर ले जाया गया है। क्या नाम है? देखिए यहाँ पर भी एक और व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, क्या नाम है? इन 2 लोगों को 4, जैसा कि मैंने टीवी9 भारतवर्ष ने पहले ही ये जानकारी दी थी, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इधर प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विवादित बयान दिया। ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया और उन्होंने क्या क्या कहा, आइए देखिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা, 1 কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা, আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন। इस बीच ममता बनर्जी के बयान के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने महाकुंभ पर ममता के बयान को गलत बताया है। देखिए ये तस्वीरें देखिए विरोध प्रदर्शन की। ममता बनर्जी के बयान के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड ये महाकुंभ नहीं है।
दिल्ली में सीएम शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली ऑफिस में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी के महामंत्री विनोद तावड़े भी मौजूद हैं। यानी तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में ये अहम मीटिंग इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में हो रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये साफ हो गया है कि 20 फरवरी को दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। कल दोपहर 3:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 20 फरवरी को सुबह 11:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण के बाद एनडीए के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लंच करेंगे। इस लंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। उसी दिन एनडीए के घटक दलों की बैठक भी होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक से लेकर शपथ ग्रहण तक और उसके बाद की पूरी टाइमलाइन तैयार है, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सीएम की रेस में कई नेता हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की कमान किसके हाथों में होगी, ये देखना भी बाकी है। फिलहाल दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी के नेता लगातार रामलीला मैदान में चल रही तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। दिल्ली की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी को केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। एमएचए ने जैन के खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी थी। आप नेता सत्येंद्र जैन पर केस को मंजूरी, उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राष्ट्रपति ने इस केस को चलाने की मंजूरी दे दी है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में आज उर्दू को लेकर बहस हो गई। सदन की कार्यवाही को अलग अलग भाषा में रूपांतरित करने की बहस के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर यह बड़ा आरोप लगाया। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि इनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं और ये दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री भटक गए हैं क्योंकि मुद्दा कुछ और था। कौन से स्कूल गए, उन्होंने कौन सी भाषा में पढ़ाई करी, उनको याद नहीं होगा। बात हो रही थी विधानसभा की कार्रवाई का भाषांतरण रूपांतरण किस किस भाषा में होगा। उसमें बात भोजपुरी की थी, अवधी की थी, ब्रिज की थी, बुंदेली की थी, साथ में अंग्रेजी की थी। समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है भोजपुरी का, अवधी का, ब्रिज भाषा का, बुंदेली भाषा का। ये कहा कि अंग्रेजी को इससे दूर रखा जाए, इसमें उर्दू जोड़ दिया जाए तो हमारी क्षेत्रीय भाषा है। और यूपी में बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए। टीवी 9 से खास बातचीत में मौर्य ने कहा कि सदन में समाजवादी पार्टी का आचरण ठीक नहीं था। समाजवादी पार्टी को राज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र बेहद हंगामेदार रहा है और कुछ ही घंटों में सत्र को आज के लिए स्थगित करना पड़ा। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव जी हैं। केशव जी, बहुत हंगामे के बीच सत्र पहला दिन रहा और राज्यपाल पूरा अभिभाषण भी नहीं पढ़ पाई। देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत घटिया आचरण का प्रदर्शन किया है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया है और समाजवादी पार्टी का चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। महामहिम राज्यपाल जी को अपना अभिभाषण पूरा करने में बाधा आई है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को, उनके सदस्यों को शर्मानी चाहिए और उन्हें महामहिम जी से और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं है, यह नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा और ये जो सपा है वो सफा हो जाएगी, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। लेकिन सपा ये कह रही है कि राज्यपाल महोदया इतनी दुखी थी, इतनी ज़्यादा दुखी थी कुंभ की घटना को लेकर, आंकड़ों को लेकर कि उनकी आंखों में आंसू था और वो कुछ कह नहीं पाई। इतनी बेशर्मी से बात करना मुझे लगता है कि यह शोभा नहीं देता है, जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। तर्क की जगह उसमें कुतर्क कर रहे हैं और इस कुतर्क का जवाब तो लोकतंत्र की अदालत में दिया जाता है। आज अंग्रेजी को लेकर विरोध कर रहे थे ये लोग और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग तो कठमुल्ला और मौलवी बनाना चाहते हैं प्रदेश की जनता के बच्चों को, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा है, सही कहा है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री का इस्तीफा भी मांगा। हाथों में तख्ती लिए ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर से रायसीना रोड जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स ने बैरिकेड लगाकर इन्हें रोक दिया। उसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अश्विनी वैष्णव का पुतला फूंका। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मंत्री जी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर में किस तरीके से बच्चों, अब मेरी बहनें, छोटे छोटे बच्चों को गाजर मूली की तरह काटा गया है और जो भगदड़ के अंदर मारा गया है, इसके जिम्मेदार रेल मंत्री अश्विनी जी को इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें कि शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में जांच भी जारी है। आरपीएफ रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट के चलते यह हादसा हुआ। लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद भगदड़ मच गई और हालात बेकाबू हो गए। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली 65 इमारतों को हाईकोर्ट ने तोड़ने का आदेश दिया है। इमारतों में रह रहे 6500 लोगों के समक्ष गंभीर संकट पैदा हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कई सालों से इन इमारतों में रह रहे लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से फ्लैट खरीदे थे, लेकिन अब इन इमारतों पर बुलडोजर चलने वाला है। अपने सब कुछ बेचकर लोन लेकर इन लोगों ने सपनों का आशियाना खरीदा था। अब वो आशियाना टूटने के कगार पर है। इन फ्लैट्स को बनाने वाले बिल्डरों ने इनके साथ फर्जीवाड़ा कर इन्हें मझधार में छोड़ दिया है। बिल्डरों ने फेक दस्तावेजों के आधार पर रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाकर सारे फ्लैट बेच दिए। अब हाईकोर्ट ने इन लोगों को मकान खाली करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। लोगों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 1-1 रुपया जमा करके 20,000 हफ्ता भरती हूँ। अभी सड़क पे आने की नौबत आ गई है। पैसा करके लिया था, आदमी रोएगा ही ना। रोइए मत, मेरे आदमी बीच में बीमारी हुई तो सर हरनिया का ऑपरेशन किया मैंने। मेरा किधर जाएगी? मेरी एक लड़की 14 में पढ़ती है, 12 में, मैं किधर लेके जाएगा? सारा कमाई 30 में लगा दिया हम लोग। कितने में खरीदा था? मेरा 36 लाख में था। नहीं, हम लेती नहीं है, या तो अब फसाक लोग को चले गया। कैसे करूँ मैं एक आदमी है, खाना वो दो बच्चे हैं, 2 लड़की तैयार हो गई शादी करने को, पैसा नहीं है, किधर को शादी करेगा? यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दे दी है, लेकिन कोर्ट ने कंटेंट को लेकर फटकार लगाई। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कंटेंट को लेकर रणवीर को जमकर फटकार लगाई, लेकिन अदालत ने गिरफ्तारी से राहत दे दी है। कोर्ट ने इलाहाबादिया को निर्देश दिया है कि वो जांच में शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट में रणवीर की ओर से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत से कहा कि रणवीर के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं, इसलिए उनकी जान को खतरा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपके पास काफी संपत्ति है, 2 अलग-अलग FIR का आप बचाव कर सकते हैं। अदालत ने कहा हम FIR क्यों क्लब करें। बहस के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, क्या आप किसी भी तरह के शब्द बोल सकते हैं और पूरे समाज को हल्के में ले सकते हैं? आप हमें बताइए कि दुनिया में कौन सा व्यक्ति ऐसे शब्दों को पसंद करेगा? यदि आप अभद्र भाषा का प्रयोग करके सस्ती लोकप्रियता पा सकते हैं, तो धमकी देने वाला व्यक्ति भी प्रचार चाहता है। उन्होंने कहा कि जो शब्द आपने चुने हैं उससे माँ बाप, बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होगी। कोर्ट ने कहा कि आपका मन विकृत है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था है जो कानून के शासन संबंधी है। अगर धमकियां हैं तो कानून अपना काम करेगा। भारतीय सैनिकों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे सीक्रेट जानकारी हासिल करने वालों के खिलाफ भारतीय सेना ने सॉफ्टवेयर बनाया है। सेना ने जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है उससे दुश्मन की हर चाल फेल होगी। मैम, किस तरीके से ये काम करेगा, क्या कुछ इसमें, और थोड़ा आप डेमो अगर दिखा पाए तो। ये एमशील्ड ऐप बेसिकली बनाया गया है साइबर हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो हमें पता है कि भारतीय सेना में 300 से ज़्यादा ऐप ऐसे हैं जो बैंड है, सो दैट हमारे जवानों के फ़ोनों से या उनसे जाने अनजाने में कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। तो हम इस सोल्यूशन के साथ आए थे। नाउ एज अ कमांडर आई कैन स्टैंड एनीवेयर आई वांट, स्टे एनीवेयर आई वांट। मेरे ट्रूप हो सकते कहीं डेट में, कहीं दूसरी फार ऑफ लोकेशन में डिप्लॉयड है, तो मैं कैसे मेंटेन करूंगी कि उन्होंने अपनी साइबर हाइजीन मेंटेन कर रखी है कि नहीं।
सो एमशील्ड क्या करता है, ये APK फाइल है जो हम अपने जवानों के साथ शेयर करते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर डिफेंस यूज एंड ओनली। इंडक्ट किया गया, हाल ही में डिज़ाइन किया गया जी। इम्प्लीमेंट होने के बाद हमें कोई भी सोशल मीडिया और ऐसे कोई भी केसेस मिले नहीं है हनी ट्रैपिंग के अपने यूनिट में, तो दिस हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट। काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जी जी बिल्कुल, बहुत फ़ायदा हुआ है हमारे यूनिट में, हमारे पूरे फॉर्मेशन में, रोमियो फोर्स में। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको अब पूरे पैन आर्मी में प्रोवाइड करें। भारत और कतर के बीच आज दो अहम समझौते हुए जो रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से बहुत अहम है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच अहम रणनीतिक साझेदारी से जुड़े समझौते हुए। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप देने पर समझौता हुआ है। आपसी करों से जुड़े डबल टैक्सेशन से बचाव से जुड़ा करार हुआ और वित्तीय चोरी रोकने के लिए संशोधित समझौते पर भी दस्तखत किए गए। दोनों देश के बीच हुए डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट से मुक्त व्यापार समझौते को बूम मिलेगा। विदेश मंत्रालय ने इस समझौते को साझेदारी में एक नया मील का पत्थर बताया है। इस करार से दोनों देश के बीच बहुमुखी साझेदारी को और गति मिलेगी। इससे पहले आज पीएम मोदी ने कतर के अमीर का हैदराबाद हाउस में स्वागत किया। यहां पहुंचने से पहले थानी को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया। कतर के अमीर पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल हैं।